चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा कौन सा कंसेप्ट है भाई? डी ब्रोगली कंसेप्ट। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। अच्छा बताइए, हमने कितना एटॉमिक मॉडल पढ़ा था? तीन। अभी तक हमने कितना पढ़ा भाई? तीन। कौन कौन सा था भाई? वाला क्या था? जे थॉमसन। और दूसरा मॉडल क्या था भाई हमारा? रदरफोर्ड, है ना? और थर्ड जो हमारा क्या आया था भाई? बोर मॉडल। क्या आया था भाई? बोर मॉडल। क्या इसके बीच में दो थ्योरी आई थी? कितनी थ्योरी आई थी भाई? दो थ्योरी आई थी। और पहला थ्योरी क्या था हमारा? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और दूसरा क्या था भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना? तो अगर आपने क्या देखा भाई, दोनों थ्योरी से आपने क्या कंक्लूड किया कि लाइट का जो नेचर होता है, वो लाइट का नेचर कैसा होता है? डुअल नेचर होता है। और उसमें जो क्वांटम की एनर्जी को कैलकुलेट किया गया था, और वो एनर्जी किसके बराबर थी? एन एच सी बाई एन एच न्यू इज इक्वल टू एन एच सी बाई लेमडा। तो क्या ये दोनों रदरफोर्ड और बोर मॉडल के बीच में एक हमारा कंक्लूजन आया था कि जो लाइट का नेचर होता है वो कैसा होता है? डुअल नेचर होता है। जो हमारा फोर्थ एटॉमिक मॉडल है, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, तो उसके बीच में भी दो थ्योरी आएगी। पहला थ्योरी क्या है भाई? डी ब्रोगली का इक्वेशन। और दूसरा क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ में जो डी ब्रोगली है ना भाई, डी ब्रोगली का हिसाब से भी कोई भी मूविंग पार्टिकल होता है उसका डुअल नेचर होता है। कोई भी पार्टिकल मूविंग है तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा? डुअल नेचर हो जाएगा। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, कोई भी मूविंग पार्टिकल है भाई, कोई भी मूविंग पार्टिकल है, और इस मूविंग पार्टिकल का कौन सा नेचर होगा भाई? डुअल नेचर होगा। वो पार्टिकल भी हो सकता है और वो वेव भी हो सकता है। वो पार्टिकल भी हो सकता है और वो क्या भी हो सकता है? वेव भी हो सकता है। मतलब कोई भी पार्टिकल मूविंग है तो उसके पास कौन सा नेचर है भाई? उसका डुअल नेचर है। वो पार्टिकल नेचर भी हो सकता है और वेव नेचर भी हो सकता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? जैसे ये हमारे हाथ में पेन है, बताइए अभी ये रुका हुआ है ना भाई, अगर मैं इसी को फेंक दूं तो क्या इसके पास, अगर ये पेन को फेंक दिया जाए भाई, तो क्या ये पेन मोशन में आ जाएगा? मूविंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। जब ये पेन मोशन में है या मूविंग है, उस समय ये पार्टिकल भी नेचर होगा और क्या भी हो जाएगा? वेव नेचर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। और बताइए, ये पार्टिकल नेचर है तो इसका इस पेन का कुछ ना कुछ भाई मास होगा कि नहीं होगा? और ये पार्टिकल मोशन में है, ये पेन मोशन में है या मूव कर रहा है, तो क्या इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? होगी। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जब मूविंग पार्टिकल होती है तो उसके पास मास भी होता है और उसकी कुछ वेलोसिटी होती है? और बताइए, मास भी है और वेलोसिटी भी है, तो क्या उसके पास क्या भी होगा? मोमेंटम। क्या होगा भाई? मोमेंटम। अच्छा, अगर ये वेव नेचर को शो करेगा तो इसके पास लेमडा तो जरूरी होगा। समझ पा रहे हैं ना? वेव में ही तो लेमडा डिफाइन होती है। क्या आप समझ पा रहे हैं? जो वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स में लेमडा आता है, फ्रीक्वेंसी आती है, एम्पलीट्यूड आता है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो अगर ये वेव नेचर है तो उसके पास क्या भी होगा भाई? लेमडा। तो इससे हमको एक फॉर्मूला याद करना है कि लेमडा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन एम भी। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? कहां से आया, हम लोग ज्यादा डेरिवेशन पे विश्वास नहीं रखेंगे, डायरेक्टली याद रखेंगे। लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन एम भी। अच्छा बताइए, वी क्या है भाई? वेलोसिटी है। किसका वेलोसिटी है? जो पार्टिकल मोशन में है, मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है। मतलब ये वेलोसिटी किसकी है भाई? मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी है। और यहां से हम लोग क्या भी लिख सकते हैं भाई? देखिए, एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये एक फॉर्मूला है। देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर कोई भी पार्टिकल मूविंग है और उसकी वेलोसिटी दिया है, और m तो मान लो उस पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ मास होगी, और उसकी वेलोसिटी दिया जाए और लेमडा कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, तो क्या ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं? लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर मूविंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दिया है और वेवलेंथ निकालने के लिए बोला जाए, तो क्या ये फॉर्मूला यूज करेंगे? एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। डिराइव भी किया जा सकता है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको डायरेक्टली याद करना है। बताइए, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है? एच डिवाइड बाई एम भी। वी क्या है भाई? मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी है। और m तो जानते हैं कि जो उसका मास होगा, जो मूविंग पार्टिकल है उसका कुछ ना कुछ मास होगा, और उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? अच्छा, अगर मैं बात करूं भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लो हमारे पास में एक चार्ज है। क्या है भाई? चार्ज। अगर ये चार्ज रुका हुआ है तो क्या ये चार्ज, क्या इसको हम लोग डुअल नेचर बोल सकते हैं? अरे भाई, जब भी कोई भी पार्टिकल मोशन में होगा, मूविंग होगा, तभी ना उसका डुअल नेचर होगा भाई। अगर ये चार्ज रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो क्या इसको मूविंग पार्टिकल, क्या इस डुअल नेचर होगा? क्या इसका? नहीं होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई? कोई भी पार्टिकल अगर मूविंग हो जाए, मोशन करने लगे,
समझ पा रहे हैं ना? अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो उसका डुअल नेचर होता है, याद रखिए, डी ब्रोगली ने ऐसे बोले थे। अब मान लो ये चार्ज है, अभी ये रुका हुआ है, तो क्या इसको हम लोग डुअल नेचर मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं। अब हमने क्या करा भाई, यहां में दो मेटल का प्लेट लगा दिया, दो मेटल का प्लेट लगा दिया गया। जैसे मान लो ये हमारा हाथ एक मेटल का प्लेट है और दूसरा हाथ दूसरा मेटल का प्लेट है, और इसके बीच में चार्ज को रख दिया गया और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। किससे भाई? बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। तो एक तो भाई पॉजिटिव एंड होगा, दूसरा नेगेटिव एंड होगा, है ना? अब बताइए क्या ये चार्ज मोशन में आ जाएगा भाई? अब चार्ज मोशन में आ जाएगा तो बताइए क्या मैं इसको डुअल नेचर मान सकता हूं कि नहीं? क्या ये अब चार्ज का पार्टिकल नेचर भी होगा और चार्ज का वेव नेचर भी होगा? और बताइए जब चार्ज मान लो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई? चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आप लोग जानते हैं ना भाई? अब उस समय ये फॉर्मूला को पुट करेंगे, बताइए तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h अपॉन अंडर रूट 2m। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा जा सकता है भाई? qv। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? क्या ये फॉर्मूला कब होगा भाई? जब इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएगा उस समय उसका चार्ज दिया जाएगा और उसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया। v क्या है यहां में? वेलोसिटी है क्या? नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है भाई बताइए? पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? ये सारी चीजें आपको फिजिक्स में भी पढ़नी है, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मैं कैलकुलेशन करूं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो देखिए फॉर इलेक्ट्रॉन, किसके लिए भाई? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बताइए लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा इज इक्वल टू एच हो जाएगा, अंडर रूट 2m हो जाएगा। 2m किसका भाई? मास, इलेक्ट्रॉन का मास। और यहां में किसका? इलेक्ट्रॉन चार्ज का। मतलब ये क्या हो जाएगा? क्यू मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता होता है क्या भाई? तो जब इसकी वैल्यू को निकाला जाता है तो अंडर रूट वैल्यू आती है 150 डिवाइड बाई वी एंगस्ट्रॉन। कितना आ जाता है भाई? 1 रूट ऑफ 150 डिवाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मोशन में है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए और उसका वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है, तो बताइए कौन सा फॉर्मूला डालेंगे? लेमडा इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। और यहां से जो वेवलेंथ कैलकुलेट होके आएगी वो किस में आ जाएगी भाई बताइए? एंगस्ट्रॉन में। तो क्या हमने अभी तक क्या सीखा? दो फॉर्मूला। कोई भी पार्टिकल मोशन में होता है उसका डुअल नेचर होता है, ऐसा किसने बताया? डी ब्रोगली ने। अगर बताइए अगर उसका वेलोसिटी मालूम है और वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। अगर मूविंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दिया जाए तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हमारे काइनेटिक एनर्जी नहीं देके आपको क्या दिया है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस समय फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेमडा इज इक्वल टू एच अंडर रूट ऑफ 2m qv। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें भाई, किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज किसका होगा भाई? इलेक्ट्रॉन का। और मास भी किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। और v हमारा क्या है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस। तो सारी वैल्यू को जब सिंप्लीफाई किया गया, h की वैल्यू 6.62 पुट किया गया, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो वैल्यू कितनी आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ 150 डिवाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। कोई कोई देखिए भाई v को वेलोसिटी समझ लेते हैं, ये क्या है? पोटेंशियल। कॉपी कर लिए होंगे आप लोग। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या यहां से आपने क्या कैलकुलेट करना सीखा है भाई? लेमडा। कोई भी पार्टिकल मोशन में है तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है? लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी दिया है तो अंडर रूट क्या हो जाएगा बताइए? एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? मूविंग पार्टिकल की वेवलेंथ कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए, ए पार्टिकल ए पार्टिकल ए पार्टिकल हैविंग मास ए पार्टिकल हैविंग मास 0.01 kg, a particle having mass 0.01 kg moving with the speed of 100 meter per second, 100 meter per second. Find lambda. Find lambda. देखिए भाई, देखिए सबसे पहला बात ये होता है कि क्वेश्चन पढ़ के आपका दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा निकाला जाए। क्योंकि लेमडा का तो भाई आपने बहुत सारा फॉर्मूला निकालने के लिए सीखा है। रेडबर्ग में भी लेमडा की वैल्यू निकाला जाता था, अगर आपको याद है तो, है ना? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है।
बोला गया है कि मास दिया है भाई, बताइए मास कितना है 0.01 kg, और बताइए उसकी वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड। क्या आप समझ पा रहे हैं? और आपको क्या चाहिए, लेमडा ही तो चाहिए। तो आप लोग क्या किए होंगे भाई, देखिए लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी कर दिए है ना भाई, और h की वैल्यू आपने कितना पुट कर दिया 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 24। देखिए मैं कैलकुलेशन के लिए 6.6 ही लिख दूंगा, क्लियर है ना भाई। और बताइए मास कितना है 0.01, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और वेलोसिटी कितनी है भाई 100। तो बताइए लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 6.6, और यहां से क्या हो जाएगा 10 की पावर, ये 34 होता है ना भाई 34, और यहां से क्या आ जाएगा 1। तो लेमडा की वैल्यू तो इतनी आ गई, अभी कॉपी नहीं करना, ध्यान दीजिए। और आप लोग खुश हो गए, आंसर भी मैच कर रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये सब क्वेश्चन में आपको यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? जैसे अगर भाई देखिए, अगर मान लो हम लोग बात करते हैं एसआई सिस्टम का है, या इसी को हम लोग एमकेएस सिस्टम बोलते हैं, और ये सीजीएस सिस्टम होता है, तो बताइए उसमें लेंथ को किसमें मेजर करते हैं मीटर, और इसमें सेंटीमीटर। और बताइए एमकेएस सिस्टम में मास को किसमें केजी। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? टाइम को किसमें सेकेंड, एनर्जी को किसमें जूल। अब देखेंगे सीजीएस सिस्टम में, बताइए मास को लेंथ को किसमें सेंटीमीटर, मास को किसमें ग्राम, टाइम को तो सेकेंड में, और इसको किसमें मेजर किया जाता है अर्ग में। तो कहने का ये मतलब है कि जब आप ये यूनिट यूज कर रहे हैं तो इसी की सारी यूनिट यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर, क्योंकि एच की वैल्यू आपको याद हो, आप अर्ग में भी याद किए थे, जूल में भी याद किए थे। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? जैसे फोर्स की यूनिट एमके सिस्टम में क्या होती है भाई न्यूटन, और इसमें क्या होती है डाइन। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? सीजीएस सिस्टम में ऐसा होता है। तो अगर मैं बोलूं, जैसे आपने देखो एच की वैल्यू क्या यूज किया है भाई, जूल यूज किया है ना, जूल सेकंड 6.6 × 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पे देखिए क्या आपने ये यूनिट यूज किया है, मतलब कौन सा एसआई सिस्टम में जा रहे हैं, तो उस समय मास को किसमें लेना पड़ेगा केजी में, किसमें लेना पड़ेगा केजी में, और वेलोसिटी को किसमें लेना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। कभी कभी जानते हैं आपका मास ग्राम में दिया जाएगा, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड में दे देगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो अगर h की वैल्यू आप जूल वाला पुट कर रहे हैं, h की वैल्यू अगर आप जूल में पुट कर रहे हैं, तो बताइए मास को किस में पुट करना पड़ेगा केजी में। और बताइए अगर मान लो ये मीटर है और ये सेकेंड है, तो वेलोसिटी भी किस में आनी चाहिए मीटर पर सेकेंड। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नहीं तो आप लोग का मास भी ग्राम में देता है, आप डायरेक्टली मास भी पुट कर देते हैं और ये आंसर निकाल देते हैं। अब बताइए यहां से वेवलेंथ किस में आएगा, वेवलेंथ तो डिस्टेंस है, तो ये आंसर किस में आएगा मीटर में। समझ पा रहे हैं ना? अब ये नहीं कि ग्राम में, अगर मान लो मास दे दिया है ग्राम दे दिया भाई, बोल देगा कि 100 ग्राम, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि इस मास को किस में कन्वर्ट कर लेंगे केजी में, तब ये फॉर्मूला में इस्तेमाल करेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? क्योंकि भाई देखो अगर आप एमकेएस सिस्टम में पुट करें तो सारी यूनिट एमकेएस सिस्टम की होनी चाहिए या एसआई सिस्टम की होनी चाहिए। अब ये एक ऐसा होगा कि तुमने एक सीजियम का पुट करा है एमकेएस, तो आंसर कभी भी नहीं निकलेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग पूरा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छा देखो वेवलेंथ निकालने के लिए बोला, क्या बोला भाई वेवलेंथ निकालिए। भाई अभी तक हमने बहुत सारा टॉपिक पढ़ा जिसमें हमने वेवलेंथ को कैलकुलेट करा। जैसे कि पहला ध्यान दीजिएगा, पहला हम लोग क्या कर रहे थे कि मान लो एक सोर्स था, देखो वेवलेंथ कहां कहां यूज हुआ था, अब कब आपको पता चलेगा। क्या क्वेश्चन में ऐसा मेंशन करेगा क्या वेवलेंथ निकालिए डी ब्रोगली का कांसेप्ट से, ऐसा तो नहीं ना मेंशन करेगा। आपको तो बोले जाएगा कि वेवलेंथ निकालना है, तो आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो देखिए सबसे पहला क्या था भाई, एक हम लोग पढ़ रहे थे शुरुआत में, जो सोर्स थी हमारी, सोर्स से यहां से क्या निकल रहा था क्वांटम, क्या निकल रही थी भाई क्वांटम। मतलब जैसे हम लोग बात सोर्स को क्या भी मान सकते थे बल्ब, बल्ब से हमको एनर्जी मिल रही थी और उस क्वांटम मिल रही थी, और उसकी एनर्जी क्या था भाई E इज इक्वल टू एन एच न्यू इज इक्वल टू एन एस सी बाई लेमडा। और ये फॉर्मूला से आप लेमडा कैलकुलेट करते थे किसका वेवलेंथ क्वांटम का। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो सोर्स क्या था वहां में बल्ब था, पहला थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दूसरा क्या था भाई, जब इलेक्ट्रॉन मान लो N1 से N2 में चला जाए, जब इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाए, सोर्स वहां में क्या है भाई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जब इलेक्ट्रॉन N1 से N2 में चला जाए या N2 से N1 में चला जाए, तो क्या उस समय उसकी हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट करते थे यूजिंग रेडबर्ग फॉर्मूला। क्या आपको याद आ रही है क्या भाई? तो हम लोग बोलते थे 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर,
1/n1² माइनस 1/n2²। क्या आप समझ पा रहे हैं कब लेमडा का इस्तेमाल करना है? अगर मान लो बल्ब से हमको एनर्जी मिल रही है और उसका वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन 2 से 4 में चला गया, बताइए उसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। और थर्ड जो क्या है भाई, जब कोई भी पार्टिकल मूविंग पार्टिकल हो, जैसे क्या हो भाई, मूविंग पार्टिकल हो और मूविंग पार्टिकल का वेवलेंथ निकालना है तो दिमाग में आना चाहिए डी ब्रोगली। क्या याद आना चाहिए? डी ब्रोगली। और वहां में लेमडा इस्तेमाल करने के लिए H/mv होना चाहिए। लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है? H/mv। मतलब मूविंग पार्टिकल का वेवलेंथ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए? डी ब्रोगली। और डी ब्रोगली क्या होता है भाई? H/m/v। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो कोई भी पार्टिकल अगर मूविंग है उस समय वेवलेंथ निकालेंगे, अगर यहां से निकालेंगे तो नहीं निकलेगा भाई, यहां से भी नहीं निकलेगा। अगर मूविंग है तो डी ब्रोगली याद होना चाहिए। कभी भी क्वेश्चन में नहीं मेंशन करा जाएगा कि लेमडा निकालिए डी ब्रोगली से। क्या आपको खुद ही समझ में आना चाहिए? कब समझ में आएगा? जब पार्टिकल मोशन में होगा या मूविंग होगा तो उस समय हम लोग को डी ब्रोगली वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा इक्वेशन। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। आपको कॉपी करना है कर लीजिए, कॉपी हो ही गया होगा। आंसर क्या ही आ रहा है बताइए? 6.6 इंटू 10⁻34 मीटर। क्या समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या आपको काइनेटिक एनर्जी कितनी दिया है वही बताइए। काइनेटिक एनर्जी 2 कितना? 2 इंटू 10⁻⁻25। और बताइए क्या इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है या मोशन में है? मोशन में है। तो मोशन में हो गया तो क्या याद हुआ? डी ब्रोगली का इक्वेशन। और क्या निकालना है? लेमडा। तो बताइए लेमडा निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? लेमडा इज इक्वल टू बताइए H/√2m काइनेटिक एनर्जी। अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या H की वैल्यू तो मालूम है ना? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड मालूम है ना भाई। तो बताइए अगर आप जूल सेकेंड में पुट कर रहे हैं तो बताइए मास को किस में डालना है? ग्राम में कि केजी में? केजी में। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है भाई? 9.1। क्या अप्रोक्सीमेट 9 इंटू 10⁻31 लिख सकते हैं? और भाई लिख सकते हैं ना। और काइनेटिक एनर्जी कितनी दिया है बताइए? 2 इंटू 10⁻⁻25। और बताइए यहाँ से जो वेवलेंथ कैलकुलेट होगा वो किस में हो जाएगा? मीटर में, सेंटीमीटर में? और भाई तुमने एसआई सिस्टम इस्तेमाल करा है ना, तो लेमडा किस में आएगा? मीटर में। तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा? लेमडा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34। थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताइए 9 2 जा 18 2 जा 36, स्क्वायर रूट में 36 होगा तो बताओ कितना बाहर निकल जाएगा? 6। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ में 10⁻31, यहाँ में 10⁻25, कितना हो जाता है भाई? 31 और 25 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? अरे भाई 56 नहीं हो जाएगा? और 56 से क्या बाहर लिखा जा सकता है? 10⁻28। अरे भाई 28 का ही आधा 56 होता है। नहीं समझे? समझ में आया नहीं आया भाई? तो देखिए ये मैंने कैसे लिख दिया, देख लो भाई। आप लोगों को सेटिस्फाई कराने के लिए ये सब लिखना पड़ेगा। देखिए यहां से 2 9 यहाँ में हो जाएगा 36 और यहाँ में हो जाएगा 10⁻58। और 36 को मैंने 6 लिखा और यहां से 10 की पावर, ये समझ पा रहे हैं क्या? और बताइए 6 से कट जाएगा क्या? ये क्या 1.1? और ये 28 ऊपर चला जाएगा तो बताओ 1.1 इंटू 10⁻34 प्लस 28 कितना आता है? कितना? 10⁻6। किसी को डाउट? लास्ट में भी बताइए, किसी को डाउट होने से पूछ लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, calculate the wavelength of an electron, calculate the wavelength of an electron moving under a potential difference, moving under a potential difference of 1.5 वोल्ट। समझ पा रहे हैं क्या? तो क्या हो रहा है, किस क्या निकालना है बताइए आपको? लेमडा निकालना है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसा है? मोशन में है, मूव कर रहा है। और उसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है बताइए? पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? 1.5 वोल्ट है ना? तो बताइए उसका लेमडा का फॉर्मूला क्या है? √150 डिवाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो बताइए क्या लिख दिया जाएगा?
150 डिवाइड बाई 1.5, तो ये कट जाएगा 100 टाइम्स में, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 का वैल्यू क्या हो जाता है 10। और ये वेवलेंथ किस में आता है बताइए, एंगस्ट्रॉन। मीटर में चाहिए तो निकाल सकते हैं मीटर में। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है ना, ये फॉर्मूला याद होता तभी आपसे सॉल्व हो पाता। ठीक है, तो लिखिए टू पार्टिकल ए एंड बी, टू पार्टिकल ए एंड बी, टू पार्टिकल ए एंड बी are in motion, two particle A and B are in motion if mass and velocity of particle B, if mass and velocity of particle B is 50% and 75% of A, two particle A and B are in motion if mass and velocity of particle B is 50% and 75% of A, and lambda of A and lambda of A मतलब wavelength of A is 1 angstrom, is 1 angstrom. Find wavelength of B, फाइंड वेवलेंथ ऑफ बी। परसेंटेज 50% एंड 75%। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, देख लीजिए। टू पार्टिकल ए एंड बी आर इन मोशन इफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी इज 50% एंड 75% ऑफ ए, और वेवलेंथ ऑफ ए दिया है तो वेवलेंथ ऑफ बी पूछ रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? देखिए आपको क्या बोला गया है कि दो पार्टिकल है, एक ए है और दूसरा बी है। समझ पा रहे हैं क्या? एक पार्टिकल ए है और दूसरा बी है, और बताइए पार्टिकल ए का वेवलेंथ कितना है बताइए। लेमडा ऑफ ए कितना है भाई? 1 एंगस्ट्रॉम। कितना है भाई? 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम है तो इसका वेवलेंथ ही तो पूछा जा रहा है। समझ पा रहे हैं क्या? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लो पार्टिकल ए का मास m है, पार्टिकल ए का मास m है, तो मान लो पार्टिकल ए का मास m है और उसकी वेलोसिटी भी है, तो बताइए पार्टिकल बी का मास ए का मास से कितना टाइम्स है भाई? 50% है ना, तो 50% क्या हो जाएगा? 50% का मतलब क्या होता है? 50 डिवाइड बाई 100 इंटू किस से? ए से, तो इसका मास m था ना, तो क्या हो जाएगा बताइए? इसका मास कितना हो जाएगा? पार्टिकल बी का मास कितना हो जाएगा? m/2। क्या आप समझ पा रहे? क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लिखा है वेलोसिटी मास एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी इज 50% ऑफ ए, मतलब ए से 50% है, तो 50% अगर मान लो इसका मास m है तो इसका m का 50% मतलब m इंटू 50/100। क्या समझ पा रहे हैं? m/2 हो जाएगा इसका मास। उसी प्रकार इसकी वेलोसिटी v है, तो पार्टिकल b की वेलोसिटी बता दीजिए। मतलब क्या लिखेंगे भाई? इसकी वेलोसिटी तो v है, कितना परसेंट भाई? 75%। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? तो ये क्या हो जाएगा? क्या इस पार्टिकल की वेलोसिटी 3v/4 हो जाएगी? क्या इतना तो आपको समझ में आ रहा है? 3v/4 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं भाई? अब बताइए क्या निकालना है? लेमडा बी। तो आप लोग जानते हैं ना लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेमडा इज इक्वल टू h/m इंटू v। क्या लेमडा इज इक्वल टू h/m v होता है कि नहीं होता है? और बताइए यहां से आप बोल सकते हैं ना h तो कांस्टेंट है। समझ पा रहे हैं क्या? तो आप यहां से बोल सकते हैं क्या भाई कि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m इंटू v, क्योंकि दोनों केस में तो h सेम ही होने वाला है ना। तो आप मुझे बताइए लेमडा ऑफ a अपॉन लेमडा ऑफ b लिखा जा सकता है कि नहीं? क्या आपको लेमडा b चाहिए ना भाई? क्या लेमडा b चाहिए? तो आप यहां में लिखिए लेमडा b बाई लेमडा a। क्या हो जाएगा आप लोग मुझे बताइए भाई? लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m इंटू v, तो क्या यहां में लिखेंगे ma/va अपॉन, बताओ क्या होगा? mb/vb। होगा कि नहीं होगा भाई? देखो ये b है तो यहां में b आना चाहिए ना, क्योंकि लेमडा जो इनवर्सली है m और v का, तो यहां में आप b लिखेंगे तो इन दोनों में b भी होना चाहिए। यहां में a लिखेंगे तो ऊपर में a, तभी ना हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। क्या 8/3 एंगस्ट्रॉम आंसर आ रही है। 8/3 एंगस्ट्रॉम। क्या आप बताइए ये समझ में आया नहीं आया? कोई भी लास्ट में भी अगर आपको डाउट है ना भाई, तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं? देखो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो देखिए आपके लिए थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है, बस वही है।
बाकी तो देखिए आप यहां से क्या कर सकते हैं भाई, देखिए अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहां से लेमडा ए निकालेंगे, तो लेमडा ए क्या होगा, एच तो कांस्टेंट है, एम ए हो जाएगा और वी ए हो जाएगा। लेमडा बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम बी हो जाएगा, वी बी हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे लेमडा बी बाई लेमडा ए। तो देखिए लेमडा का वैल्यू क्या है, एच अपॉन एम बी वी बी और अपॉन एच अपॉन एम ए वी ए। समझ पा रहे हैं ना, आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा स्टेप लग रहा है, आप यहां से डायरेक्टली लिख सकते थे। बोलो क्लियर है ना। तो बताइए आपको क्या दिया है भाई, देखिए लेमडा बी अपॉन लेमडा ए। अच्छा बताइए एम ए का मास कितना था एम, और उसकी वेलोसिटी कितनी थी वी, और बताओ एम बी इसका मास कितना है एम बाई टू, और वेलोसिटी कितनी है 3v/4। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। और बताइए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एम भी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बताओ, 3mv डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 8। और ये देखो थोड़ा सा अगर आप समझ पा रहे हैं तो क्या ये कट जाएगा, तो 1/3/8, क्या ये 8 ऊपर चला जाएगा तो क्या ये 8/3 हो जाएगा। तो बताइए लेमडा बी अपॉन लेमडा ए का वैल्यू 8/3 हो गया कि नहीं हो गया। क्या लेमडा ए दिया था, क्या 1 है ना। तो देखो लेमडा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/3 टाइम्स लेमडा ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा लेमडा बी की वैल्यू बताइए, 8/3 इंटू 1 तो बताइए क्या हो जाएगा 8/3 अगर मान लो मीटर में बोले तो मीटर में निकाल सकते हैं, कॉपी कर लीजिए। देखिए अभी हमने जो डी ब्रोगली का कंसेप्ट पढ़ा ना भाई, केवल नाम ही टफ है, कंसेप्ट बहुत आसान है। क्या आपको इसमें थोड़ा सा भी हार्ड लगा है क्या कहीं, बहुत ही आसान है। देखिए नाम ही थोड़ा सा लिखने में लग रहा है डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली कंसेप्ट, लेकिन उनका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही आसान। अगर मैं बात करूं, अच्छा बताइए हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका क्या नाम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या अभी तक हमने डी ब्रोगली का रिलेशन स्ट्रक्चर ऑफ एटम के साथ में कनेक्ट किया गया क्या, नहीं। अभी तक तो हम लोग बिना डायरेक्शन लेस में पढ़ रहे थे, मतलब इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन क्या इसको रिलेट करना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। अच्छा बताइए अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कोई भी मूविंग पार्टिकल है भाई तो उसका नेचर कैसा होता है, डुअल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है भाई, डुअल नेचर होता है। वो पार्टिकल भी हो सकता है और वेव भी हो सकता है। अगर हम बात करें एटम में बात करें तो भाई एटम में तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, लेकिन बताइए कौन पार्टिकल है जो मोशन करता है, इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन ही भाई ऑर्बिट में घूमता है, क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो रुके रहते हैं ना। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा मोशन में है, इलेक्ट्रॉन हमारा मोशन में है, तो बताइए क्या इलेक्ट्रॉन का फिर डुअल नेचर होगा भाई, क्या इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल भी नेचर होगा और इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कोई भी मूविंग पार्टिकल होता है तो उसका डुअल नेचर होता है। उसका कौन सा नेचर होता है, डुअल नेचर होता है। तो अगर मान लीजिए हमारा एक एटम, एक हमारा ऑर्बिट है और यहाँ में न्यूक्लियस है भाई, और ये इलेक्ट्रॉन है भाई, क्योंकि आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन तो पूरा मोशन करता है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहता है, तो मोशन में तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का भी डुअल नेचर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी एक वेव होना पड़ेगा। अगर ये वेव है भाई तो कुछ थोड़ा ड्राइंग ही नहीं आता मुझे, है ना। बहुत अच्छा बन गया है भाई, इससे अच्छा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते आप लोग हमसे। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन तो वेव के फॉर्म में घूमेगा कि नहीं घूमेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई। अगर बताइए अगर वेव है तो ये क्या होता है भाई, क्रस्ट। तो बताइए क्या ये डिस्टेंस हमारी लेमडा हो जाएगी, क्या ये भी हमारा, ये देखिए एक वेव में तो एक ही क्रस्ट और एक ही ट्रफ बनेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, मैं बता रहा था कि एक वेव होगा तो एक ही क्रस्ट होगा और एक ही ट्रफ होगा। तो यहां से यहां का डिस्टेंस एक और वेवलेंथ होगा भाई, और यहां से यहां का डिस्टेंस भी हमारा एक वेवलेंथ होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या। अच्छा बताइए जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो कौन सा पाथ में घूमता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है या स्फेरिकल पाथ में घूमता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है। कितना पाथ में घूमता है भाई, सर्कुलर पाथ में। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो उसका टोटल डिस्टेंस क्या, उसका सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, 2πr। क्या हो जाएगा भाई, 2πr, क्योंकि वो सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। और बताइए यहां से कितना लेमडा बना भाई, लेमडा प्लस लेमडा प्लस लेमडा। तो बताइए क्या ये डिस्टेंस 3 लेमडा के बराबर हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं क्या भाई। और आप जानते हैं कि इसमें कितने वेव बनाए गए हैं भाई, 3 वेव बनाए गए हैं, क्योंकि हर एक वेव का एक ही क्रस्ट और एक ही ट्रफ होता है।
तो यहाँ में 3 क्रस्ट बन रही है, समझ पा रहे हैं क्या भाई? तो 3 लेमडा बनेगा। अगर इसमें 4 वेव बनती तो 4 लेमडा के बराबर होगा, अगर 10 वेव बनता तो 10 लेमडा के बराबर होता। तो मैं एक जनरल मान सकता हूं कि इसमें कितने वेव बना भाई? n बना। तो इसका टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर इज इक्वल टू n लेमडा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए? n लेमडा। n क्या है भाई? नंबर ऑफ वेव, है कि नहीं है? लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? 2 पाई आर इज इक्वल टू n लेमडा। यहां में n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना वेव बनेगा? अगर 3 वेव बन रही है तो 3 लेमडा, 4 वेव बनेगी तो 4 लेमडा, 10 वेव बनेगा तो 10 लेमडा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा बताइए, लेमडा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां से बताइए, लेमडा को क्या लिख सकते हैं भाई? h अपॉन m इंटू वी, यही तो लिख सकते हैं। अभी तो पढ़े थे डी ब्रोगली का इक्वेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मोशन में है ना भाई। तो क्या लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन m भी लिखा जा सकता है? और बताइए मैं क्या करूंगा, ये एम भी को उठा के इधर ला दूंगा भाई, और 2 पाई को यहां में कर देंगे। क्या एन भी को इधर लाइए और 2 पाई को इधर लाइए, तो क्या मैं ऐसा इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। क्या ये 2 पाई इधर आएगा और ये एम भी इधर आ जाएगा? क्या आप समझ पा रहे हैं ना? क्या ये पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है? क्या कौन सा इक्वेशन था? बोर क्वांटाइजेशन इक्वेशन। कोई भी इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। क्या समझ पा रहे हैं? यहां में n क्या था? और भाई यहां में n क्या था? नंबर ऑफ सेल था। इसका मतलब नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। अगर इलेक्ट्रॉन में बोलूंगा फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसमें कितने वेव होंगे? एक ही वेव होगा। अगर मतलब जो ऑर्बिट है वही वेव हो गया भाई। अगर सेकेंड सेल मतलब सेकेंड सेल में कितने वेव होंगे? 2 वेव होंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? तो बताइए थर्ड सेल में कितना वेव बनेगा? 3 वेव बनेगा। उसी प्रकार 10th सेल में कितना वेव बनेगा? कर लीजिए। मतलब हमने क्या बोला भाई, ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा? 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा कब वैलिड होगा? जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि 2 पाई आर टोटल डिस्टेंस एन लेमडा के बराबर होगा। क्या यहां से भी वेवलेंथ निकाला जा सकता है क्या भाई? क्या 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा? अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन 6 ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका वेवलेंथ निकालिए, तो निकाल सकते हैं क्या भाई? क्या इलेक्ट्रॉन अगर 6 ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है भाई? 6 ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसका वेवलेंथ निकालिए। तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? 2 पाई आर इज इक्वल टू 6 लेमडा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? 6 ऑर्बिट में तो 6 ही वेव बनेंगे भाई। अगर 6 वेव बनेंगे तो n की वैल्यू क्या ही लिखा जा सकता है? 6 लिखा जा सकता है। मतलब मैं लिख सकता हूं 2 पाई आर इज इक्वल टू 6 लेमडा। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी पार्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, उस समय उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला मिला। वो फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा। तो यहां में बताइए n क्या है भाई? यहां में n तो नंबर ऑफ सेल है, मतलब कि जो वेव है वही सेल है। फर्स्ट सेल में 1 वेव, सेकेंड सेल में 2 वेव। और ये फॉर्मूला ओनली एप्लीकेबल व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा, अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ होगा तो क्या ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उस समय उसका जो टोटल डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? एन लेमडा। यहां से लेमडा वेवलेंथ को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? जैसे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई। जैसे अगर मैं बोलूं व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन थर्ड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फाइंड लेमडा। क्या भाई? फाइंड लेमडा। अगर बताइए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कौन सा ऑर्बिट में भाई? थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका वेवलेंथ निकालना है। क्या निकालना है? वेवलेंथ। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो देखिए आप बताइए, तो क्या हम लोग बताइए इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर इज इक्वल टू, रिस्पॉन्स करिए भाई, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा। तो बताइए मैं लिख सकता हूं क्या 2 पाई आर इज इक्वल टू 3 लेमडा, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है। बोलो क्लियर है ना? जो ऑर्बिट वही वेव। तो अब बताइए आपको क्या लेमडा निकालना है? क्या निकालना है? लेमडा। अच्छा बताइए पाई की वैल्यू तो आप लोग जानते हैं ना भाई, क्या होता है? 3.14। अच्छा बताइए रेडियस का फॉर्मूला तो मालूम है ना?
क्या ये रेडियस का फॉर्मूला 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड होता है कि नहीं होता है, बताइए। तो बताइए क्या यहाँ में 0.529 इंटू एन स्क्वायर कौन सा ऑर्बिट में घूम रहा है, थर्ड ऑर्बिट में। कौन सा एटम है भाई, हाइड्रोजन एटम है। क्या वो 3 लैम्डा के बराबर होगा? क्या मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3.14 इंटू 0.529 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू लेमडा, और यहां से लेमडा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 10 एंगस्ट्रॉन के आसपास में आएगा। तो क्या अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका वेवलेंथ निकाला जा सकता है? हाँ, तो आपने क्या देखा कि लेमडा तो 4 आ गया भाई। जब बल्ब से इमिशन फोटॉन्स निकल रहे हैं उस समय लेमडा कैलकुलेट किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है उस समय वेवलेंथ निकाला जा सकता है। उस समय वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला रेडबर्ग फॉर्मूला। और कोई भी पार्टिकल मोशन में है उस समय उसका वेवलेंथ निकालना है डी ब्रोगली का इक्वेशन। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और उस समय उसकी वेवलेंथ निकालना है तो फॉर्मूला 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए, तो अगर इसको आप कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो भाई, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम लोग जो वोर मॉडल था, वोर मॉडल पे हमने क्या क्या कैलकुलेशन सीखा था, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या वोर मॉडल में क्या क्या कैलकुलेशन सीखे थे भाई? अभी तक हम लोग को जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही याद होना चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो क्या उसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन 10 ऑर्बिट में घूम रहा है तो बताओ उसका एंगुलर मोमेंटम 10h/2 पाई। क्या इलेक्ट्रॉन कोई भी पार्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी रेडियस क्या होगी वो भी निकालना सीखे थे। क्या उसकी वेलोसिटी भी निकालना सीखे थे। क्या उसकी एनर्जी भी निकालना सीखे थे। और आज हमने क्या देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन 10th ऑर्बिट या कोई भी पार्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा। तो 5 कैलकुलेशन हम लोग ऑर्बिट के लिए सीखे। आपने ये फॉर्मूला लगा के भी ये निकाल सकते थे कि अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो वेवलेंथ निकालिए। का अगर अब थोड़ा सा ध्यान दो, क्या लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी से भी निकाला जा सकता है? लेकिन इससे थोड़ा सा मुश्किल क्या होगा कि एच की वैल्यू भी डालना होगा। क्या मालूम होता है क्या? अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन का मास मालूम होता है क्या? अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो क्या उसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं? और भाई इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी तो निकाल सकते हैं। और ये सारी वैल्यू यहां में डालेंगे तो वेवलेंथ भी एग्जैक्ट आंसर सेम ही आएगा। दोनों से भी आंसर सेम ही आने वाला है। लेकिन इसमें तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। वेलोसिटी भी, इलेक्ट्रॉन का मास भी एच का सिंप्लीफाई करने से वेवलेंथ कैलकुलेट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? कोई भी इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो क्या उसका आप लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बताइए, जब ये टॉपिक खत्म होगा तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक बचा रहेगा जिसका नाम क्या है? क्वांटम मॉडल, क्वांटम नंबर बोल सकते हैं या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम बोल सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड exact momentum of a particle, exact position and exact momentum of a particle as small as electron, as small as electron। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो देखिए यहां में क्या बोला गया, देखिए हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग, मतलब ये जो इनका जो मॉडल है भाई, इनका जो प्रिंसिपल है वो हमेशा माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वैलिड है। मतलब इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल के लिए। समझ पा रहे हैं क्या? हम लोगों के लिए क्या इनका मॉडल अप्लाई हो सकता है क्या? नहीं। जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल, मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए इनका प्रिंसिपल वैलिड है। और उनका प्रिंसिपल क्या है भाई? मान लो कोई भी ऑर्बिट में क्या हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, तो उनका अकॉर्डिंग इनकी एग्जैक्ट पोजीशन और इनकी एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ में नहीं बताई जा सकती है। ये इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन तो बताई जा सकती है, एग्जैक्ट मोमेंटम तो बताई जा सकती है, लेकिन एक साथ में एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बताई जा सकती है। साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ में। क्या समझ पा रहे हैं ना भाई? और देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग बात करेंगे तो उनका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है भाई? देखिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स क्या है भाई? अनसर्टिनिटी। देखिए डेल्टा एक्स क्या है? देखिए मान लो मैंने अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन को मेजर कर दिया
समझ पा रहे हैं ना, मान लो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन बताया जा सकता है, समझ पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट मोमेंटम बताया जा सकता है, लेकिन एक साथ में दोनों की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम नहीं बताया जा सकता है साथ साथ में। हो सकता है कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन की 12 बजे तुमने इलेक्ट्रॉन, मान लो ये कमरा है भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और आप 12 बजे चाहते हैं, 12 बजे चाहते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बताई जाए, क्योंकि भाई देखिए अगर 12 बजे आप इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट पोजीशन तो बता सकते हैं, लेकिन वही 12 बजे उसकी मोमेंटम नहीं बता सकते हैं, मतलब एक समय में दोनों की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम साथ साथ में नहीं बताई जा सकती। अच्छा बताइए, ये डेल्टा एक्स क्या है भाई? डेल्टा एक्स को बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और अगर एग्जैक्ट पोजीशन बता देते तो एक्स तो कैलकुलेट हो जाता, डेल्टा आ रहा है मतलब उसमें उसकी पोजीशन में कुछ क्या आ रही है, एरर आ रही है, कुछ अनसर्टेनिटी आ रही है। और ये डेल्टा पी क्या है भाई? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं है, जो मोमेंटम में एरर आ रहा है वो है डेल्टा पी। समझ पा रहे हैं ना? तो ये देखिए दोनों का जो एरर को मल्टीप्लाई करा गया तो उसकी वैल्यू क्या आ रही थी? h अपॉन 2 पाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 2 पाई, मतलब उसकी जो मिनिमम एरर है भाई वो h अपॉन 2 पाई ही है। मतलब इनकी जो अनसर्टेनिटी पोजीशन है, इनकी जो पोजीशन में एरर है और इनकी जो मोमेंटम में एरर है, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही थी भाई? h अपॉन 2 पाई आ रही थी, या h अपॉन 2 पाई से तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन उसका जो मिनिमम एरर है वो क्या है? h अपॉन 2 पाई। अच्छा बताइए, मोमेंटम जो है भाई, मोमेंटम तो आप जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी, और मोमेंटम में एरर आ रहा है तो मास तो कांस्टेंट ना होता है भाई, तो किसका वजह से मोमेंटम में एरर आ रहा होगा? वेलोसिटी का वजह से। हर जगह में इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं भाई, तो उसकी हर पॉइंट पे तो उसकी वेलोसिटी तो चेंज ही हो रही है ना, तो वेलोसिटी का वजह से उसका मोमेंटम में एरर आ रहा है। तो जो मोमेंटम में एरर आ रहा है और जो एग्जैक्ट पोजीशन में एरर आ रहा है, दोनों एरर को मल्टीप्लाई किया गया तो उसकी वैल्यू कितनी मिनिमम आ रही थी भाई? h अपॉन 4 पाई। इससे ज्यादा ही आ रहा था, उन्होंने हर पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे थे और बहुत सारी वैल्यू आ रही थी, कभी h अपॉन 4 पाई आ रहा था, कभी 2h अपॉन 4 पाई आ रहा था, कभी 100 आ रहा था, कभी 200 आ रहा था, मतलब h अपॉन 4 पाई उसकी मिनिमम एरर है, इससे कम एरर हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे हैं क्या भाई? तो जब भी हम लोग कैलकुलेशन की बात करेंगे, देखिए जब भी हम लोग कैलकुलेशन की बात करेंगे, फॉर कैलकुलेशन के लिए जब भी कैलकुलेशन करना होगा तो आपको क्या करना होगा भाई? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, इक्वल टू मानते हुए सॉल्व करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं क्या भाई? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें मैं दो केस ले रहा हूं। अगर केस 1 है, अच्छा बताइए, एरर तो बहुत इनफाइनाइट, जैसे मैं मान लो पढ़ा रहा हूं है ना, तो मेरा पढ़ाते समय में तो एरर इनफाइनाइट हो सकता है, मतलब जब मैं पढ़ा रहा हूं मान लो कभी गिर गया, 1 घंटा के बाद उठा, क्लास ही खत्म हो जाएगा, तो क्या ये तो पूरा क्लास तो खत्म ही हो गया ना भाई, तो पूरा एरर में ही तो चला जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन उसकी जो इन पोजीशन का और मोमेंटम का जो मिनिमम एरर था वो कितना था? h अपॉन 4 पाई। मैक्सिमम एरर कितना होगा भाई? इनफाइनाइट। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूं कि डेल्टा x की वैल्यू 0 है, मतलब जो हम लोग उसकी पोजीशन में जो एरर आ रही थी 0 है, अगर एरर 0 है तो मैं बोल सकता हूं क्या उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई? अरे भाई जैसे मान लो डेल्टा एक्स 0 है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब जो पोजीशन में एरर आ रहा था उसको डेल्टा एक्स बोला गया। अगर डेल्टा एक्स 0 है मतलब उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई। नहीं समझ में आया क्या भाई? अगर डेल्टा एक्स 0 है तो आप बताइए इस फॉर्मूला से डेल्टा पी क्या हो जाएगा? बताइए, डेल्टा पी इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर डेल्टा एक्स को आप यहां में 0 डालेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? कोई भी नंबर डिवाइड बाई 0 इनफाइनाइट हो जाएगा ना, तो मोमेंटम में कितना एरर आ गया भाई? इनफाइनाइट। मोमेंटम में कितना आ गया एरर? इनफाइनाइट। अगर मैं केस 2 लूं भाई, अगर मैंने मोमेंटम को भाई 0 मान लिया, मतलब मोमेंटम का जो एरर है वो 0 है, डेल्टा पी मतलब अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम, मतलब जो मोमेंटम में एरर आ रही है वो 0 है, मतलब आपने उसकी एग्जैक्ट क्या निकाल लिया? मोमेंटम। एरर है ही नहीं भाई, तो आपने एग्जैक्ट तो पता कर लिया ना उसका मोमेंटम, और एरर आएगा तो डेल्टा आ जाएगा। अच्छा बताइए, अगर डेल्टा पी 0 है, अब बताओ डेल्टा पी 0 है तो मास तो फिक्स ना होता है भाई, तो मैं बोल सकता हूं कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई? 0। जो वेलोसिटी में भी एरर होगा वो 0 होगा। अगर वेलोसिटी में एरर 0 है मतलब उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी पता कर सकते हैं भाई। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, क्या डेल्टा पी 0 है? क्या मास तो फिक्स, मास कभी 0 नहीं हो सकता,
तो अगर मान लो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, इधर तो जीरो आ गया, m जीरो हो ही नहीं सकता है, LHS जीरो है और RHS को जीरो होना है, तो क्या डेल्टा V को ही जीरो होना पड़ेगा? m तो जीरो हो ही नहीं सकता। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, मतलब आपने डेल्टा P जीरो का मतलब उसका जो मोमेंटम को आपने एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लिया, मोमेंटम में कोई एरर रहा ही नहीं। अगर मोमेंटम में एरर कैलकुलेट करेंगे भाई, तो जो वेलोसिटी में भी जो एरर आ रहा था वो नहीं आना चाहिए, तभी ना एग्जैक्ट मोमेंटम निकलेगा। तो डेल्टा V भी जीरो हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? अगर डेल्टा V जीरो है तो डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी भाई बताइए? डेल्टा x यहां से निकाल सकते हैं, h अपॉन क्या लिखेंगे भाई? h अपॉन 4 पाई डेल्टा p लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और डेल्टा p जीरो है तो इसका अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा भाई? इनफाइनाइट। मतलब उसका पोजीशन में भी एरर कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। आप देखिए, मेरा कहने का यही मतलब है, आप एग्जैक्ट पोजीशन भी पता कर सकते हैं, एग्जैक्ट मोमेंटम भी पता कर सकते हैं, एग्जैक्ट, लेकिन दोनों की एग्जैक्ट पोजीशन एक साथ में, दोनों की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम पता नहीं की जा सकती। अगर आपने जैसे एग्जैक्ट पोजीशन पता करा तो उस समय मोमेंटम में एरर कितना आ गया? इनफाइनाइट। अगर आपने एग्जैक्ट मोमेंटम पता किया तो पोजीशन में, मतलब पोजीशन में कितना एरर आ गया? इनफाइनाइट। एक साथ तो कभी भी मेजर हो ही नहीं सकता। आप देखो, एक बार में आपने एग्जैक्ट पोजीशन मेजर कर सकते हैं, मोमेंटम भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ में नहीं कर सकते। यही है हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा, मुझे नहीं लग रहा तुमको समझ में आया। क्या डेल्टा एक्स जीरो का मतलब अनसर्टेनिटी या एरर इन पोजीशन? अगर एरर ही जीरो हो गया तो एग्जैक्ट पोजीशन मेजर किया गया या नहीं किया गया? किया गया। समझ पा रहे हैं ना? अगर तुमने एग्जैक्ट पोजीशन मेजर कर लिया तो क्या उसका मोमेंटम में कितना एरर आ गया? इनफाइनाइट। अगर आपने एग्जैक्ट मोमेंटम भी मेजर कर लिया, मोमेंटम को एग्जैक्ट मेजर कर लिया, तो उसका पोजीशन में भी एरर कितना आ गया? नहीं मेजर किया जा सकता है एक साथ में। भाई समझे नहीं समझे? अच्छा बताइए, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा बताइए, कैलकुलेशन के लिए क्या होता है? डेल्टा एक्स याद रखना है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, और एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू को याद रखना है, एच अपॉन 4 पाई। अच्छा बताइए, एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 10 की पावर माइनस 34। 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। डायरेक्टली याद रखिएगा, h अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई? 0.527 इंटू 10 की पावर माइनस 34। किसमें आएगा आंसर? जूल पर सेकेंड। h का तो यूनिट वही है ना, जूल पर सेकेंड। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? तो ये तो याद करने की जरूरी नहीं है, आपको डायरेक्टली h अपॉन 4 पाई की वैल्यू को क्या डालना है भाई? 0.527 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। मतलब अब देखो, इससे कैलकुलेशन में तो थोड़ा सा समय लगेगा ना, आपको डायरेक्टली ये वैल्यू याद, अगर याद नहीं है तभी भी चलेगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए। क्या भाई आज हमने कितना टॉपिक पढ़ा? दो। एक का नाम डी ब्रोगली था और दूसरा का नाम हाइजेनबर्ग था। अब हाइजेनबर्ग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो उसके बाद क्या ही बच जाएगा बताइए? क्वांटम नंबर बच जाएगा। और क्वांटम नंबर एटलीस्ट भाई 3 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में अगर कुछ ऐसा अपडेट होगा तो बता दूंगा, या तो सोम सर का क्लास लेके मैं ही दोनों क्लास को पढ़ा दूंगा, तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। और तुम लोग वैसे केमिस्ट्री पढ़ना भी नहीं चाहता है तो इतना झेल ही नहीं पाएगा मुझे, है ना? चलिए, तो कॉपी हो गया था ये सारी चीजें। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन if uncertainty in position and momentum are equal, if uncertainty in position and momentum are equal, then delta v is option number A h upon 4 pi, option number B under root of h upon 4 pi, option number C 1 upon m under root h upon 4 pi, और ऑप्शन नंबर डी जो है 1 अपॉन m अंडर रूट ऑफ h अपॉन 2।
तो ये चार ऑप्शन है। क्या बोला गया है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आपस में क्या है भाई? इक्वल है। तो आपको क्या करना है बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? मतलब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी आपस में क्या होगा भाई? इक्वल है। तो डेल्टा वी क्या होगा? समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? मतलब डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए जब हम लोग क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे भाई, जब सॉल्व करेंगे तो बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेल्टा एक्स की वैल्यू और डेल्टा पी की वैल्यू आपस में तो इक्वल ही है कि नहीं है? और बताइए आपने हाइजेनबर्ग में क्या पढ़ा था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ऐसा होता है कि नहीं होता? और आप मुझे बताइए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होती है ना। क्या बताइए यहां से डेल्टा एक्स को क्या करना होगा? डेल्टा एक्स का जगह में क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पी लिख सकते हैं। तो क्या लिखा जा सकता है भाई? डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो क्या यहां से बताइए डेल्टा पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, और बताइए यहां से डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होगा भाई? स्क्वायर रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और बताइए डेल्टा पी जो होगा उसको क्या लिखा जा सकता है? एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई, और यहां से बताइए डेल्टा वी की वैल्यू जो होगी 1/m अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई। तो आप देख सकेंगे कि कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है? सी। कौन सा मैच कर रहा है भाई? नहीं करेंगे फिर आपका क्या होगा? सबका तो सिलेबस भाई कंप्लीट ही हो जाता है, लेकिन जिनका रिवीजन जितना बार होता है क्वेश्चन में वो दिमाग स्ट्राइक करता है, क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हैं। आप भी जब आपका एग्जाम खत्म होगा, एग्जाम जब देने जाएंगे उससे पहले आपका सबका सिलेबस कंप्लीट होगा, लेकिन उसमें से सिलेक्शन बहुत कम होगा, है ना। मतलब बहुत सारे बच्चे केवल पढ़ लेते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, और जो रिवीजन जितना बार करेगा उसको एग्जाम में फायदा हो जाता है। क्या सही बोला ना मैंने? तुम लोग इस बात से सहमत नहीं है ना? तो लिखिए इफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज, if uncertainty in momentum is, if uncertainty in momentum is 10 की पावर -5 kg मीटर पर सेकेंड, 10 की पावर -5 kg मीटर पर सेकेंड। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको ये क्या दिया है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ना दिया है भाई, और डेल्टा एक्स को निकालना है। तो आप जब भी सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान हो गया। आपको मालूम है ना डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो अगर मैं मान लीजिए यहां से डेल्टा एक्स निकालना है तो एच अपॉन 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा भाई? डेल्टा पी। और आपको याद होगा कि एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू तो डायरेक्टली दिया जाएगा। एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0.527 इंटू 10 की पावर -34। किस में होता है भाई? जूल में। तो बताइए मोमेंटम की वैल्यू कितनी है? अगर मान लो यहाँ में केजी में दिया ही है, समझ रहे, मास को केजी में ही लेना है, तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर -5। और बताइए डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। आंसर किस में आने वाला है? मीटर में। तो बताइए कितना आ जाएगा? 0.527, और ये क्या हो जाएगा? 5 ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर -34 प्लस 5 कितना आ जाता है? कितना भाई? आंसर किस में आएगा? ठीक है, ना समझ में आए भाई, अब मैं क्लास के बाद भी फ्री रहता हूँ, पूछ सकते हैं आप। देखिए ए पार्टिकल हैविंग मास, a particle having mass, a particle having mass 10 की पावर -11 ग्राम, a particle having mass 10 to the power -11 ग्राम, 10 to the power -11 ग्राम, moving with speed of 10 की पावर -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। moving with speed of 10 to the power -4 centimeter per second, if uncertainty in measurement, if uncertainty in measurement in velocity, if uncertainty in measurement in velocity is 0.1%, 0.1%, फाइंड डेल्टा एक्स, फाइंड डेल्टा एक्स। थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, क्या दिया गया है? देखिए अगर मान लो बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी मास कितनी है बताइए? 10 to the power -11 ग्राम है,
और जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है बताइए, उसकी स्पीड कितनी है भाई, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड है। और उसमें क्या हो रहा है, उसकी मेजरमेंट किया गया तो उसकी वेलोसिटी में मेजरमेंट आया, मतलब अनसर्टिनिटी आया, मतलब एरर आया। कितना का एरर आया भाई, 0.1%। मतलब जो इसकी वेलोसिटी थी इसमें कितना का एरर आया भाई, 0.1% ऑफ, मतलब जो वेलोसिटी दिया था उसमें एरर आ गया 0.1% का। समझ पा रहे हैं ना। तो आपको क्या निकालना है भाई, डेल्टा एक्स। देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको निकालना है डेल्टा एक्स। तो अब मुझे बताइए, जब भी हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं डेल्टा एक्स इंटू, थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, जब भी हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई यूज करते हैं ना भाई। तो जब हम h अपॉन 4 पाई की वैल्यू को डायरेक्टली डालते हैं तो वो आंसर किस में आता है, जूल में आता है। मतलब वो एसआई सिस्टम है, वो एमकेएस सिस्टम में है, तो बाकी सारा यूनिट भी तो उसी सिस्टम में होना चाहिए। मतलब मास को तो केजी में लेना पड़ेगा ना भाई, मास को केजी में और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में। लेकिन ये तो यूनिट अलग अलग है ना, तो सबका यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या। तो बताइए यहाँ में जो मास है ग्राम में है, तो उसको केजी में कितना हो जाएगा बताइए, क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻11 इंटू 10⁻³ 10⁻⁻14। मैं गलत होने से बता दो भाई, सही है ना। और बताइए एक केजी में 1000 ग्राम होता है ना, तो 1 ग्राम में कितना केजी होगा, 1/1000, मतलब 10⁻³ समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। हाँ, अगर केजी होता तो ग्राम में करने के लिए ना 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए बताइए सेंटीमीटर, अब जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होगा कि नहीं होगा। तो आप मुझे बताइए 10⁻⁴ इंटू 10⁻², बताओ मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा कि नहीं। तो बताइए कितना आ जाएगा इसकी, 10⁻⁻6 क्या हो जाएगा भाई, मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोला गया है, इसकी जो वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी में क्या आई, अनसर्टिनिटी आई, एरर आई। कितना का एरर आया भाई, इतना का। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 0.1% ऑफ वेलोसिटी कितना था भाई, 10⁻⁻6। समझ पा रहे हैं आप लोग। अच्छा बताइए परसेंट का मतलब कितना में से देखना है भाई, 100 इंटू 10⁻⁻6, तो कितना आ गया वेलोसिटी बताइए। 9, देखो आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं तो ऐसा लिख सकते हैं। तो ये देखो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा 10⁻3, मतलब 10 कितना हो जाएगा बताइए, -9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ में डेसिमल था तो आपको हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और नीचे में 1000 हो जाएगा। अब ये जब 3 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻9 हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। तो बताइए अब आपको क्या निकालना है भाई, देखिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच अपॉन क्या आप लोग। तो बताइए क्या हम लोग मोमेंटम को डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। तो बताइए यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, एच अपॉन 4 पाई इंटू एम डेल्टा वी। समझ पा रहे हैं यहाँ तक। हाँ हाँ, तो अब बताइए h अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी है, 0.527 इंटू 10⁻⁻34। और अब मुझे बताइए m कितना था, 10⁻⁻14 और डेल्टा v कितनी है, तो 0.527 इंटू 10⁻⁻34। और बताइए ये क्या होगा, 22 23। अब ये ऊपर जाएगा 0.527 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 23 कितना आ जाएगा, कितना कितना, हाँ अभी सही है ना, क्योंकि हमने वेलोसिटी के मोमेंटम का जगह में वेलोसिटी डाल दिया था। समझ पा रहे हैं क्या आप। ठीक है समझ पा रहे हैं। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आना तो कमी है, अगर आता है तो बहुत आसान आएगा। समझ पा रहे हैं ना। ठीक है देखिए h अपॉन 4 पाई का वैल्यू डायरेक्ट याद करने से देखो कैलकुलेशन कितना का आसान हो गया। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। कभी कभी ध्यान देंगे जैसे आप लोग जानते हैं क्या, कभी कभी ये भी लिखा होता है कि डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई।
ये भी है, लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा कहां से आया। आप लोग जानते हैं ना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। समझ पा रहे हैं क्या भाई? ये तो फॉर्मूला तो यही होता है ना कैलकुलेशन के लिए, तो मैं तो इक्वल क्या साइन देके हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या समझ पा रहे हैं ना? मतलब ये पोजीशन में एरर और मोमेंटम का एरर का प्रोडक्ट एच अपॉन 4 पाई, ये मिनिमम है। इतना एरर से कम, इससे कम एरर नहीं होता है। और मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है? इनफाइनाइट। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? और बताइए मोमेंटम क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम को m इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डेल्टा एक्स इंटू, सब कोई बोर्ड पे देखेंगे, कॉपी नहीं करेंगे, m इंटू डेल्टा वी को मैंने डेल्टा टी से दोनों साइड में क्या कर दिया भाई? मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। क्या सही है ना? मैंने देखिए यहाँ में डेल्टा टी से मल्टीप्लाई भी करा और यहाँ में डेल्टा टी से डिवाइड भी कर दिया, तो कट जाएगा, तो बात तो बराबर ही रहेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? और अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो वेलोसिटी अपॉन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को क्या एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, होता है ना ऐसा। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को डेल्टा ए लिख सकते हैं क्या? और मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है। क्या होता है भाई? फोर्स। तो क्या ये भाई फोर्स लिखा है? क्या फोर्स लिखा है? अच्छा बताइए, फोर्स इंटू डेल्टा एक्स, क्या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है? क्या वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट? एफ इंटू डेल्टा एक्स को वर्क लिखा जा सकता है? क्या वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी? क्या वर्क का जगह में एनर्जी भी लिखा जा सकता है? हाँ, तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4। समझ पा रहे हैं क्या आप? क्योंकि ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां से यहां तक तो वर्क हो जाएगा ना। समझ पा रहे हैं ना? और वर्क इंटू डेल्टा टी, तो वर्क का जगह में क्या भी लिख सकते हैं? एनर्जी लिख सकते हैं। तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी। तो ये भी एक नीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कभी ऐसा लिखा हुआ है कि डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, तो बताओ सही है या गलत है? सही है। समझ? तो फाइनली हमारी क्या दोनों टॉपिक खत्म हो गई। तो बताइए जब बोर मॉडल से हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एटम में जाएंगे, तो उससे क्या हम समझे कि कोई भी मूविंग पार्टिकल होता है उसका डुअल नेचर होता है। और रदरफोर्ड से बोर मॉडल में आए तो हमने क्या देखा था कि लाइट का डुअल नेचर होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? चलिए, और बताइए हमने ऑर्बिट पे कितना कैलकुलेशन करने सीख गए हैं? 5, एंगुलर मोमेंटम, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकुलर में घूम रहा है तो उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करना भी। अब हमारी शुरू क्या हो जाती है भाई? क्वांटम नंबर। चलिए, तो आज के लिए इतनी रहने दिया जाए क्या?